सबसे पहले कल वाला टॉपिक सबको क्लियर है? कोई डाउट है किसी को तो पहले पूछ लो। कल वाले टॉपिक में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पहले पूछ लो, फिर हम आगे शुरू करें। बोलो। क्लियर है सर। नो सर। देखो आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि रिडॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आज का लेक्चर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी चीजें तुम्हें नई सीखने को मिलेंगी, तुम्हारी नॉलेज और बढ़ेगी केमिस्ट्री को लेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने वाला है आज का, बड़े ध्यान से समझना। देखो कल जब हम एक्स वाले तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल रहे थे, हमने कितने सारे एलिमेंट्स एलिमेंट्स कह रहा हूं, कितने सारे कंपाउंड्स में एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर को निकाला? यस और नो? यस बट ईशान प्रॉब्लम कहां पर आई? जब मैं H2SO5 का ऑक्सीडेशन नंबर एक्स वाले तरीके से निकालता हूं तो देखता हूं कितना आता है। तो हाइड्रोजन का +1 × 2, सल्फर का मैंने ले लिया x, ऑक्सीजन का +-2 × 5 तो = 0। यहां से x मेरे पास क्या आ रहा है? +8। अब सल्फर का यहां पर +8 आ रहा है, तो गलत क्यों है? व्हाई इज दिस रॉन्ग? ये गलत क्यों है? तुम्हें कैसे पता लगा कि ये गलत है? मैक्सिमम ग्रुप में देखा जाए तो क्योंकि सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है? +6। और किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो तुम कैसे डिसाइड कर? किसी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे डिसाइड होता है? कोई बता सकता है मुझे? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। और मिनिमम कैसे डिसाइड होता है? -8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। बात को ध्यान से सुनना। अब अगर मैं बात करता हूं H2S2O8, अच्छा याद है इसको मैंने कल बताया था, इसको क्या बोलते हैं? कैरोज एसिड। इसका एक और नाम है जो मैंने तुम्हें लिखवाया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, इसे पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी इसको बोला जाता है। और H2S2O8 को हम क्या बोलते हैं? मार्शल। और इसको भी मैंने केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है, इसका दूसरा नाम होता है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। याद है कि नहीं? क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। चलो अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसमें सल्फर का निकालता हूं तो क्या आएगा? +1 × 2 +2x +-2 × 8 = 0। तो कितना आ रहा है x? जल्दी से बता दो मुझे, कितना आ रहा है? +7। यानी ये भी +7 नहीं हो सकता, ये भी गलत है इस तरीके से, और ये भी क्या है? गलत है। तो तुम्हें समझ आ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट हमने कल सीखा था वो इन एग्जांपल्स पर आकर क्या हो रहा है? लिमिटेड हो रहा है। यस और नो? देखो अगर हमें नॉलेज होगी ना कि सल्फर का +8 नहीं हो सकता, +7 नहीं हो सकता, तो जाकर हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। वरना पेपर में तो हम क्या करेंगे? अगर +8 का ऑप्शन हुआ तो टिक कर देंगे, +7 का ऑप्शन हुआ तो टिक कर देंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हमें पता होगा कि ये गलत है तभी हम सही आंसर ढूंढ पाएंगे। अच्छा एक प्रॉब्लम और है, मान लो ये कंपाउंड है HCN, मेरे पास कंपाउंड क्या है? HCN। अब देखो इसमें तुम्हें हाइड्रोजन का तो पता है, बट ना तुम्हें कार्बन का पता है और ना तुम्हें नाइट्रोजन का पता है। यस और नो? ना तुम्हें कार्बन का पता है, ना तुम्हें नाइट्रोजन का पता है। देख लो इसको तुम एक्स वाले मेथड से सॉल्व कर नहीं सकते हो, चेक कर लो एक बार। अगर तुम्हें कोई इसमें कोई भी डाउट है तो देख के देख लो, इसको भी तुम एक्स वाले मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हो। देख लो एक बार HCN को। इसमें मुझे हाइड्रोजन का तो पता है, बट ना मुझे कार्बन का पता है और ना मुझे नाइट्रोजन का पता है। यस और नो? Yes, यानी मैं रोज चोपड़ा क्या बताना चाहता हूं इन 3 एग्जाम्पल से? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो एक्स वाला मेथड हमने सीखा है ऐसा नहीं है वो गलत है, बट वो कहीं कहीं पर आकर क्या हो जाता है? लिमिटेड हो जाता है। Yes or no? और वहां पर हमें डिफरेंट अप्रोच से काम करना पड़ेगा, और वो डिफरेंट अप्रोच ही हम आज क्लास में सीखेंगे। आज हम क्या सीखेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बाय बॉन्डिंग मेथड। किसकी हेल्प से सीखेंगे? बाय बॉन्डिंग मेथड। देखो बॉन्डिंग मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सबसे बेस्ट है,
सबसे इजी है, ठीक है, मतलब इससे कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। तो रोज कहती सर आपने फिर कल हमें पहले क्यों नहीं ये करवा दिया, बॉन्डिंग मेथड क्यों नहीं करवा दिया। तो इस जो कॉन्सेप्ट की ना एक लिमिटेशन है, बता सकते हो क्या लिमिटेशन है। आंसर इससे कभी गलत नहीं आएगा, ये गारंटी है, आंसर कभी इससे गलत नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज ये है कि जो क्या कहते हैं, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है इस मेथड में। बट फिर क्या लिमिटेशन है इस मेथड की कि मैंने पहले तुम्हें ये मेथड नहीं सिखाया, पहले मैंने तुम्हें एक्स वाला मेथड सिखाया, बता सकते हो मुझे। एक्स वाला मेथड ज्यादा इजी होएगा। इजी नहीं है, इजी तो है ही है, इसमें तुम्हें ये मेथड तभी आएगा अगर तुम्हें सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर पता होंगे। जब तक तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक तुम इस मेथड से काम नहीं ले सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात। इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकालना चाहते हो तो तुम्हें सब कंपाउंड पता होने चाहिए, स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। यस और नो? Yes, sir. यस बोलो, इतनी बात मेरी समझ आ रही है तुम्हें? Yes, sir. पक्की बात है? सर राघव को एंटर कर दो। एक सेकेंड रुकना, बस एक सेकेंड। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। यस सर। हाँ जी, पक्की बात है। Yes, अब सुनना ध्यान से। तो सबको समझ आ गया कि हमने पहले बॉन्डिंग मेथड से क्यों नहीं अप्रोच लगाई है? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इसके लिए तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। कम स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक तुम बॉन्डिंग मेथड से काम नहीं ले पाओगे। ठीक है, इतनी बात? यस यस सर। सर देखो। राघव को एंट्री दे दो। राघव को एंट्री तो दे देता हूँ, बट वो लेट क्यों आया है? देखो, आज अगर कोई लीव कर जाएगा तो बता देना कोई अपने दोस्त को कि जो मेरे पास फोन पे नहीं चल रहा है वो चीज। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। देखो, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड की हम सबसे पहले क्या करेंगे? बात करेंगे। मेरी इतनी बात को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी? कोवलेंट बॉन्ड की। कि कोवलेंट बॉन्ड में इस मेथड से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। हम आयोनिक बॉन्ड की बात क्यों नहीं कर रहे, बता सकते हो मुझे? देखो, आयोनिक बॉन्ड में मान लो NaCl है, इसमें तो मैंने तुम्हें बताया ही था कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो इनका एक्चुअल चार्ज होता है। यस और नो? yes sir. सर। तो हमें बॉन्डिंग मेथड में दो चीजों को समझना है। एक हमने समझना है कोवलेंट बॉन्ड से, और एक हमने समझना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इतनी बात मेरी समझ आ रही है?
Yes, sir. ठीक है। अब पहले हम समझते हैं कोवलेंट बॉन्ड से कि कोवलेंट बॉन्ड से हम कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को निकालेंगे। दो चीजों को ध्यान से समझना। अच्छा, ये तो पता है कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। Yes. Yes, Yes, sir. मान sir. लो Yes, sir. यहाँ पर ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, बी का होगा। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि अगर मान लो ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम बी को भी मान सकते हो, मैं ए को मान रहा हूं, तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका ज्यादा अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, ए की A तरफ की होगा। तरफ। इसकी वजह Yes, से sir. ए पे नेगेटिव चार्ज लिखते हैं हम और बी पे हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव चार्ज। यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इतना सबको पता है। अब सुनना ध्यान Yes. से, कोवलेंट बॉन्ड से अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो पहला रूल अपने दिमाग में समझ लो ध्यान से, बहुत ही इजी है। कंट्रीब्यूशन, ध्यान से समझना, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड, मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कोवलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीडेशन नंबर is of 1 unit. Contribution of one covalent bond in oxidation number is of 1 unit. मैं इसका मतलब समझाऊंगा, अभी 5 मिनट रुक जाओ कि इसका मतलब क्या है। Contribution of one covalent bond in oxidation number is 1 unit का मतलब मैं अभी एग्जांपल से समझाऊंगा तुम्हें। ठीक है। सेकेंड रूल क्या दिमाग में रखना है कि दोनों में से, कोवलेंट बॉन्ड में दो एलिमेंट्स एसोसिएटेड होंगे, दोनों में से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लूज करेगा, Gain. गेन करेगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन। यस और नो? Yes. Yes, sir. इतनी बात Yes, समझ sir. आ रही है? बिल्कुल। अब मैं तुम्हें इसका Yes, मतलब sir. समझाता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, अब मैं सबसे पहली लिमिटेशन की बात ही कर लेता हूँ, HCN। यहीं पे प्रॉब्लम आ रही थी ना हमें कि हम HCN में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कार्बन का भी नहीं पता, नाइट्रोजन का भी नहीं पता, तो हम H वाले मेथड से नहीं कर पाएंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे पहले हमें क्या आना चाहिए रोज इस मेथड के लिए, HCN का स्ट्रक्चर कैसा होगा। पहले ये डिसाइड करो कि इन तीनों में से सेंट्रल एटम कौन होना चाहिए। सेंट्रल एटम Carbon. हाइड्रोजन हो नहीं सकता। ठीक है, नाइट्रोजन। या तो कार्बन होगा या नाइट्रोजन होगा। और अगर कार्बन और नाइट्रोजन में देखना है तो हम बोलते हैं कि सेंट्रल एटम जनरली वो लेते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। यस और कम नो? होती है। बिल्कुल। Yes, सेंट्रल sir. एटम की तरह हम उसको Yes, sir. चूज करते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। कम। तो बताओ कौन होगा मेरा सेंट्रल एटम यहाँ पर? Carbon. Which will be the central atom? Carbon. 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 सेंट्रल एटम हो गया कार्बन, यानी इस कोने में H होगा और इस कोने में नाइट्रोजन होगा। इतनी बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, बना लिया। कार्बन को टोटल कितने बॉन्ड्स बनाने पड़ते हैं ऑक्टेट के लिए? 4। यानी चार। यहाँ पर वो नाइट्रोजन के साथ क्या बनाएगा, तीन ट्रिपल बॉन्ड bonds। बनाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस और नो? Yes. ठीक है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में, यानी 3 तो बॉन्डिंग में, यानी एक उस पे लोन पेयर है। ये मैं वैसी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब हाइड्रोजन और कार्बन की बात करेंगे। पहले मुझे बताओ कि क्या इनमें एक ही कोवलेंट बॉन्ड है? Yes, Yes, sir. sir. और एक कोवलेंट बॉन्ड कितना ऑक्सीडेशन नंबर में कंट्रीब्यूट करेगा? 1 यूनिट। One. Onion. कार्बन और 1 हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। Carbon. Yes, तो sir. कार्बन गेन करेगा एक इलेक्ट्रॉन Yes. और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यानी Yes. कार्बन पे आ जाएगा -1, हाइड्रोजन पे +1। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब कार्बन और नाइट्रोजन पे फोकस करो। कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड। 3 bonds। तीन Same bond. bond. कार्बन और नाइट्रोजन के अंदर हमारे पास कितने बॉन्ड्स हैं? 3 बॉन्ड्स। अब एक कोवलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ 1 ऑक्सीडेशन नंबर, तो 3 कोवलेंट बॉन्ड कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 3। 3 अच्छा, Unit. कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन? nitrogen। Nitrogen. नाइट्रोजन पे -3 और कार्बन पे +3। यस और नो? +3। सर ईशान Yes, को sir. ऐड कर लो एक बार। कर दिया हुआ ऐड, उसकी ज्वाइनिंग में है वो। हाई कार्बन पे क्या आ जाएगा? +3 और नाइट्रोजन -3।
पे क्या आ जाएगा -3। तो नेट कार्बन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा? +2 और Plus नाइट्रोजन 2 पे नेट कितना होएगा? -3 -3 और हाइड्रोजन पे क्या है? +1। +1 इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बाय बॉन्डिंग मेथड। देख रहे हो, जिस HCN को हम X से नहीं निकाल सकते थे, हमने उसका किससे निकाल लिया? बॉन्डिंग मेथड से। तुम्हें टोटल देखना है कि कार्बन ने हाइड्रोजन से 1 लिया तो नाइट्रोजन ने कार्बन से 3 ले लिया, तो नेट चार्ज कितना आ गया कार्बन पे? +2। हाँ जी बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. देख लो, पक्का क्लियर है ना? देख लो, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? HCN की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी है, हमारे पास आ गया आंसर। और ये मैंने दोनों जो रूल्स हैं वो भी समझा दिए हैं। अगर कोई रूल नहीं समझ आया तो पूछ लो, अगर दोनों में से किसी रूल में प्रॉब्लम है तो पूछ लो, मैं डिस्कस कर दूंगा दोबारा। बोलो। Clear है sir. रोज चोपड़ा, फिर ये बताओ कि CN- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? CN- में साइनाइड आयन में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? व्हाट विल बी ऑक्सीडेशन नंबर? बस रोज चोपड़ा, यही मुझे ना चीजें गुस्सा दिलाती हैं। पुण्य, क्या होगा कार्बन का CN- में? तो +2। +2, क्योंकि मैंने कल बताया है कि हाइड्रोजन के लगाने से या हाइड्रोजन के हटा देने से रोज चोपड़ा ऑक्सीडेशन नंबर पे एलिमेंट के फर्क नहीं पड़ता। कल पढ़ नहीं पड़ी थी ये बात। हाँ जी रोज चोपड़ा, सर समझ आ गई थी। तो बोला करो ना सर मुझे आ गया है समझ। आ गया है और सर नाइट्रोजन का समझ। कितना होगा साइनाइड में? जल्दी से नाइट्रोजन का -3। रोज चोपड़ा को बोल लेने दो भाई, रोज चोपड़ा को बोल लेने दो। सैम गई है वो। -3। क्या आ जाएगा? -3। पक्की बात है? हाँ जी। चलो, पहली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई, देख लो बॉन्डिंग मेथड से। अब आते हैं किस पे? H2SO5 पे। नॉर्मली अगर मैं एक्स वाले मेथड से निकाल रहा था, इसका +8 आ रहा था, जो कि गलत है। यस और नो? हाँ अब जी। Yes, जो sir. स्ट्रक्चर है, पहले हम क्या करते हैं? H2SO4 की बात करते हैं। ध्यान से देखना, कोई मुझे बता सकता है H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जल्दी से निकाल लो, या कल निकालना है, याद है तो बता दो। +6 +6। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार बनाते हैं, देखना यही स्ट्रक्चर है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और यहाँ पर OH। स्ट्रक्चर बनाने में तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में सिखा रखे थे शायद इसी दिन के लिए। आप Yes. देखना Yes, ध्यान sir. से, मैं बताता हूँ बॉन्डिंग मेथड से हम इसका कैसे +6 निकालेंगे या सारे एलिमेंट्स का कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना, पहले सल्फर को देखो। सल्फर को एक कोवलेंट बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 यूनिट टू द ऑक्सीडेशन नंबर। 2 कोवलेंट बॉन्ड कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 2। तो ठीक है। अब सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी Yes, sir. इस ऑक्सीजन पे -2 तो सल्फर पे +2। इस +2 एक ऑक्सीजन की वजह से अभी। यस और नो? यस सर। अच्छा, नीचे वाले ऑक्सीजन पे भी -2 और सल्फर पे +2। +2 ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ऑक्सीजन है उस पे -1 और -1 सल्फर पे +1। Yes, sir. और राइट हैंड साइड वाला जो ऑक्सीजन है उस पे भी -1 और सल्फर पे +1। बिल्कुल। अरे यस और नो? यस सर। Yes, तो sir. सल्फर पे नेट कितना आ गया? +6। +6 तो हमने निकाल दिया। अब हाइड्रोजन पे बात करो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन पे +1 ऑक्सीजन पे -1, यानी नेट ऑक्सीजन पे कितना आ गया? -2। यस Yes, sir. अरे एक माइनस सल्फर की वजह से, एक माइनस हाइड्रोजन की वजह से। यस और नो? बिल्कुल। Yes. यस यहाँ सर। पर भी हाइड्रोजन पे आ गया +1 और ऑक्सीजन पे आ गया -1। बिल्कुल। बोलो भाई, Yes, बॉन्डिंग मेथड आ रहा है कि नहीं समझ? यस सर। Yes, अब sir. अब हम देखते हैं H2SO5। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल H2SO4 से ही बनाया जा सकता है, बस बीच में क्या आ जाएगा? एक Peroxide ऑक्सीजन linkage. एटम। पेरोक्साइड लिंक यस और नो? peroxide link. अब देखो सल्फर का चेक करते हैं, जल्दी से बोलो। इस ऑक्सीजन पे -2 और इस सल्फर पे +2। +2. इस ऑक्सीजन पे -2 सल्फर पे +2। +2. इस ऑक्सीजन की वजह से सल्फर पे +1 ऑक्सीजन पे -1। यस और नो? यस Yes, और sir. इस ऑक्सीजन की वजह से इस पे -1 सल्फर पे -1. +1, यानी सल्फर का कितना आ रहा है? +6। +6 हो गया सही? यस Yes, सर। sir. अच्छा, अब सुनना ध्यान से। इस ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, दिख रहा है सबको? मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया रेड पेन से इस ऑक्सीजन को।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सल्फर की वजह से इस पे कितना आया -1 और -1. हाइड्रोजन की वजह से One. कितना आएगा -1 और आ Minus जाएगा two. यानी नेट -2 और हाइड्रोजन पे +1। Yes, sir. Yes. ठीक है ना। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन पे +1 और इस ऑक्सीजन पे -1। यस और नो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट ये जो OO बॉन्ड है ना, यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन पे कुछ नहीं आएगा बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता तो एक ऑक्सीजन लेता और दूसरा देता, तो एक पे नेगेटिव आता एक पे पॉजिटिव आता। बट क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो इस बॉन्ड की वजह से कोई भी चार्ज किसी भी ऑक्सीजन पे नहीं आएगा। यस और नो। Yes. Yes, sir. इसका मतलब इसमें एक ऑक्सीजन तो क्या है, 5 में से 3 ऑक्सीजन -2 वाले हैं। यस और नो। Yes, sir. बट Yes, 2 sir. ऑक्सीजन जो है वो -1 -1. तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हाइड्रोजन का +1 × 2 प्लस two. सल्फर का कितना आ गया x, अब प्लस 3 ऑक्सीजन का -2 और 2 ऑक्सीजन का -1 इज इक्वल टू -1. 0। चेक कर लो, आंसर सही आ जाएगा इस बार। +6. Yes, sir. आ रहा है +6, समझ आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. बताओ जी, क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है तुम्हें? Yes, full. sir. Yes, sir. की बात है। Yes. Yes, sir. हाँ जी। तो ये गेम को समझना है। अब मैं तुम्हें एक थोड़ा सा हिंट भी देता हूं। मान लो तुम्हें स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, एक हिंट की बात बता रहा हूं। तुम्हें ये पता लग गया कि सल्फर के अंदर ये H2SO5 में पेरोक्साइड लिंकेज है। रोज चोपड़ा, ये कैसे पता लगा कि H2SO5 में सल्फर में पेरोक्साइड लिंकेज होगी? क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो पक्का यही रीजन होता है कि उसमें पेरोक्साइड लिंकेज है। ठीक है। अब अगर मान लो पेरोक्साइड लिंकेज होगी तो अगर मान लो एक पेरोक्साइड बॉन्ड हुआ, एटलीस्ट एक पेरोक्साइड बॉन्ड तो होगा ही उसमें। Yes, sir. sir. Yes, sir. तो उसके लिए 2 ऑक्सीजन तो जाएंगे क्योंकि एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन लगते हैं। Yes, sir. Yes. Yes, sir. समझ रहे हो? जैसे 5 ऑक्सीजन थे तो मैंने क्या सोचा यार, अगर पेरोक्साइड लिंकेज है तो एटलीस्ट इसमें क्या होएगा, 2 ऑक्सीजन तो पेरोक्साइड लिंकेज में जाएंगे ही जाएंगे, मिनिमम 2 को तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, तुक्का लगाया, 2 को पेरोक्साइड कर दिया और 3 को ऑक्साइड रहने दिया। देख लो, वही तो आंसर आ रहा है। मतलब एक Yes, गैस sir. वर्क, Yes, एक नॉलेज गैस वर्क कैसे करते हैं वो समझ आ रहा है तुम्हें मेरी बात का? Yes. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तुम यहाँ पर चाहो ना तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एटम इन परऑक्सी फॉर्म भी निकाल सकते हो। इन परऑक्सी फॉर्म वो भी निकाल सकते हो। कैसे सर? टोटल परऑक्साइड वाले 2 हैं, टोटल 5 है, इनटू 100 यानी कितना हो जाएगा 40%। 40%। यस और नो? मेरी बात समझ आ रही है कि Yes, नहीं? जो मैं sir. समझाने आज वाली Yes, क्लास sir. तुम्हारे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को और बढ़िया करने वाली है। और जो एग्जांपल्स मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ पेपर में उन्हीं में से क्वेश्चन आना है। जितने मैंने कल डिस्कस कर दिए थे वो तो नॉर्मल केसेस थे, आज जितने मैं केसेस डिस्कस कर रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम कहाँ पे आई थी? H2S2O8 में आई थी। यहां पर सल्फर का क्या आ रहा था? +7 आ रहा था। यस और नो? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो अभी स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। देखो 8 ऑक्सीजन है सर, ये तो पता लग गया पेरोक्साइड लिंकेज होगी। और अगर पेरोक्साइड लिंकेज होगी तो अगर एक पेरोक्साइड बॉन्ड भी मान के चले तो 2 ऑक्सीजन तो जाएंगे 8 में से। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बचे 6, यानी सर हाइड्रोजन का तो +1 × 2 हो जाएगा, प्लस सल्फर का 2x। सर 6 का -2 ले लो और 2 का -1 ले लो इज इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ x कितना आ रहा है? X plus X. यानी मेरे को पता लग गया सल्फर कितना आ रहा है यहाँ पर भी +6। +6. अब मेरे को इसका स्ट्रक्चर भी पता है कैसे बनाना है। H2S2O8 का स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनाते हैं। हम H2S2O7 से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद है? इसे ओलियम बोलते हैं, ओलियम। Yes. Yes. कोई मुझे बता सकता है पहले H2S2O7 का स्ट्रक्चर हम कैसे सोचेंगे? इसका स्ट्रक्चर हम सोचते हैं H2SO4 से। हम क्या करेंगे, दो H2SO4 के मॉलिक्यूल Mix लेंगे रहता है। और उसमें से एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर कर देंगे। यस और नो? Yes, sir. Yes. तो मेरे पास बनेगा H2S2O7। और यदि हम ऐसा करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड में से एक मॉलिक्यूल पानी का बाहर निकालते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग बचता है एसिड, उसके पीछे वर्ड क्या लग जाता है? पायरो। Pyro.
यानी इसे मैं क्या बोलूंगा, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, ओलियम। ये सब मैंने किस चैप्टर में सिखा रखा है, केमिकल Chemical बॉन्डिंग। ये सब चीजें मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सिखा रखी हैं। अब मैं H2SO4 को 2 बार ले लूं, ये तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इस चैप्टर का नहीं है ये स्ट्रक्चर बनाना। H2SO4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लो और क्या कर दो, पानी निकाल दो। पानी निकल गया, यानी H2S2O7 का जो स्ट्रक्चर है, चेक करो क्या यही होगा H2S2O7 का स्ट्रक्चर, यस और नो? बिल्कुल। यस Yes, और sir. इसी से मैंने बताया था H2S2O8 बनाना है, बीच में एक ऑक्सीजन डाल दो बस। बीच में Yes. एक ऑक्सीजन डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, H2S2O8 बन जाएगा। अब सल्फर का निकाल लो बॉन्डिंग मेथड से कितना आ रहा है, जल्दी से चेक करो। दोनों सल्फर का बॉन्डिंग मेथड से कितना आ रहा है, पहले लेफ्ट वाले को चेक करते हैं। इस ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, इस ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2, इस ऑक्सीजन पे -1, सल्फर पे +1, इस पे -1, सल्फर पे +1, +6 आ रहा है। यस बिल्कुल। Yes, sir. यस सर, ये हाइड्रोजन पे +1 और ऑक्सीजन पे -1, यानी इस ऑक्सीजन पे -2। अच्छा इधर चेक कर लो, सल्फर और ऑक्सीजन, ये -2 +2, -2 +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1 -1, इसकी वजह से -1 +1, यानी यहाँ पर भी सल्फर का क्या आ रहा है, +6। +6. बट इस बॉन्ड की वजह से दोनों को कोई चार्ज नहीं मिलेगा, ना उसको ना उसको, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। सेम। और मैंने तुम्हें अभी टेक्निक बताई है कितनी तकड़ी, कि यार अगर तुम्हें पता लग ही गया है कि उसके अंदर क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज है, तो शुरू हो जाओ। सोचो कि पहले एक पेरोक्साइड बॉन्ड होगा, अगर एक पेरोक्साइड बॉन्ड है तो मिनिमम 2 ऑक्सीजन तो खाएगा वो, यस और नो? यस यस सर। तो तुम 6 को ऑक्साइड मान लो और 2 क्या हो, पेरोक्साइड मान लो, और उससे भी हमारा आंसर क्या है, सही आ रहा था, यस और नो? बिल्कुल। अरे ये सब एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं और इन एग्जांपल्स को याद ही रखना पड़ेगा तुम्हें। एक्सेप्शन मस्ट बी रिमेम्बर्ड ऑलवेज, एक्सेप्शन को याद ही रखना पड़ेगा। पेपर में एक्सेप्शन ही पूछी जाती हैं, इन्हीं के पूछे जाएंगे तुम्हें। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब मैं तुम्हें एक और दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक सेकंड, हैंग हो गया, एक सेकंड रुको। एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीन आ नहीं रही, आ गई। देखो ये समझ आ गया तुम्हें? कल की जो 3 दिक्कतें थी वो तो मैं तुम्हारी दूर कर चुका हूँ, यस और नो? यस सर। अब तुम्हें निकालना है CrO5 का। निकालो एक्स वाले मेथड से। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मुझे निकाल के बताओ कितना आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ +10। +10. एक्स क्या आ रहा है, +10। +10। और अगर हमने x +10 लिख दिया ना तो हमने ब्लंडर कर दिया, ब्लंडर। पता है ब्लंडर क्यों? एक तो क्रोमियम का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है प्लसिमम है। दूसरी चीज, किसी एलिमेंट का, मैं पूरे पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं हाईएस्ट बोलूं ना, हाईएस्ट, तो वो कितना जा सकता है, +8। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लूज या गेन क्यों करने होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर में हमने बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली एक चार्ज है जो एलिमेंट पे आता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो कितने लूज कर सकता है? 8 लूज कर सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, यस और नो? भाई अगर वो 8 से ज्यादा लूज कर रहा है तो वो कौन सा ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? मतलब +8 से ज्यादा तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट नहीं है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल भी हो सकता है। या ऑक्सीडेशन नंबर वैलिड फॉर एनी एलिमेंट मतलब मैक्सिमम होता है +8, और पीरियोडिक टेबल में केवल 3 एलिमेंट्स हैं जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। कोई बता सकता है कौन से हैं वो एलिमेंट्स जो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? उसमें आता है ऑस्मियम, रूथियम और जिनॉन। ऑस्मियम, रूथियम और जिनॉन अभी बताऊंगा तुम्हें, उसके बारे में बताऊंगा। बट ये गलती समझ आई तुमने, 2 ब्लंडर किए यहाँ पर। एक तो उसकी मैक्सिमम 6 होती है, ठीक है, और हमने क्या ले लिया है, 10, जो कि पॉसिबल नहीं। और दूसरी चीज, किसी एलिमेंट के लिए 10 तो हो ही नहीं सकता।
मैक्सिमम कितना जा सकता है? 8 जा सकता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. पूरे Yes, sir. पीरियोडिक टेबल के अंदर केवल ऐसे 3 एलिमेंट्स हैं, मैं उनके नाम भी बता देता हूं, ऑस्मियम, रूथियम और जिनॉन। केवल इन्हीं का ऑक्सीडेशन नंबर +8 तक जा सकता है और किसी में दम नहीं है कि वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर +8 तक ले जाए। और ये तुम याद भी रख सकते हो, फेरस याद है? फेरस, ये ग्रुप याद है? फेरस। Yes. तो Yes, इसी sir. में रूथियम है और इसी में क्या है? ऑस्मियम। और जिनॉन तुम्हें पता है कौन से ग्रुप में है? 18वें ग्रुप में है। अब तुम में से कई सोच रहे होंगे सर जिनॉन तो इनर्ट गैस है। सर जिनॉन तो एक इनर्ट गैस है, वो कंपाउंड कैसे बना सकती है? तो मैंने तुम्हें शायद बताया है कि नहीं बताया है पोस्टर है। बताया कि sir. जिनॉन को नोबल गैस की कैटेगरी में अब नहीं लिया जाता है, उसके कंपाउंड्स दिखते हैं। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, तो sir. ऑस्मियम जो है वो अपनी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है OSO4 में शो करता है, इस कंपाउंड में। यहां पर तुम निकाल कर देख सकते हो ऑस्मियम की कितनी आ रही है? +8। स्ट्रक्चर ऑस्मियम सेंटर में, Yes. डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो। इस कंपाउंड के अंदर ऑस्मियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता है, दैट इज +8। सेम फॉर रूथियम, RuO4 में रूथियम का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाता है, दैट इज +8। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? ये सब इंफॉर्मेशंस हैं जो Sir. तुम्हें पता होनी चाहिए। आज का लेक्चर रिडॉक्स का लेक्चर नहीं है, एक तरह से वो तुम्हारे केमिस्ट्री के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को अच्छा कर रहा है। और एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पर और बता देता हूँ, किसी भी एलिमेंट का जो मैक्सिमम होता है ना, जैसे +7 +8, ये केवल फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही देखा जाता है। जैसे ऑस्मियम का किसके साथ दिख रहा है? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के। इनका सबसे ज्यादा होती है अमंगस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. तो रूथियम में, ऑस्मियम में और जिनॉन का वो कंपाउंड जिसमें जिनॉन शो करता है +8, वो कंपाउंड होता है Ba2HCO6। वो कंपाउंड क्या है? Ba2HCO6। बेरियम का तो +2 होएगा क्योंकि वो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल है। Yes, sir. ऑक्सीजन Yes. का -2 होएगा एज ऑक्साइड। जिनॉन का निकाल के बताओ जल्दी से कितना आ रहा है? और इसको बोलते हैं बेरियम -12 +8 ही आ रहा है। +8 है। परजेनेट। +8. इसे बोलते हैं बेरियम परजेनेट। इसका नाम है बेरियम परजेनेट। परजेनेट बेसिकली जो आयन होता है दैट इज XeO6-4, इसे बोलते हैं परजेनेट आयन। तो इसमें जिनॉन का मैक्सिमम कहा जाता है दैट इज +8। तो एक तो मैंने तुम्हें क्रोमियम वाली गलती बताई कि क्रोमियम के अंदर पहली गलती कि उसका +6 मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो तुमने +10 निकाला है और +10 किस एलिमेंट के लिए नहीं हो सकता पीरियोडिक टेबल के? सिर्फ मैक्सिमम +8 तक जा सकते हो, और वो भी 3 ही एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जो +8 तक जा सकते हैं। और ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। बोलो बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब मुझे CrO5 का स्ट्रक्चर नहीं पता पुण्य, गैस मार लेता हूँ। गैस कैसे मारूंगा? वैसे तो तुम्हें पता होना चाहिए बट मैं वैसे बोल रहा हूँ। गैस मारूंगा कैसे कि 5 ऑक्सीजन है। अब ये तो पता है कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज की वजह से ये वाला कांड हो गया हमसे, हमने +10 लिख दिया है। परऑक्साइड लिंकेज है इसमें, एक परऑक्साइड बॉन्ड है। अगर एक परऑक्साइड बॉन्ड होगा तो कितने ऑक्सीजन जाएंगे? 2। 2. Yes, sir. No. तो एक काम करो, 2 ऑक्सीजन परऑक्साइड में कर दो और 3 ऑक्सीजन ऑक्साइड में, और देखो कितना, आ रहा है क्रोमियम का। यानी X + -2 × 3 + -1 × 2 = 0। देखो +8 आ रहा है। +8 आ रहा है। +8. क्या ये पॉसिबल है? No. 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 पॉसिबल होगा किसी 3 एलिमेंट्स के लिए, बट इसके लिए तो नहीं हो सकता। यस और नो? इसका मतलब Yes. अभी भी हम Yes, गलती sir. कर रहे हैं। अब क्या करो? 2 Yes. परऑक्साइड दो बॉन्ड मान लो। Yes, sir. करो, 5 में से 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड में भेज दो, साइड में रख लो। +6. +6 हाँ जी, कितनी आ रही है? +6। +6. अब हम मतलब सही कर रहे हैं, क्रोमियम का कितना आ गया? +6। यानी +6. अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं आता ना CrO5 का,
तब भी मैं गैस वर्क से अपना आंसर सही निकाल सकता हूँ, यस और नो। बट ये सब Yes. चीजें जो Yes, इस लेक्चर को सुन रहा है और अपने दिमाग में बसा रहा है उसी के लिए पॉसिबल है, और किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो सकती ये चीजें। बट मुझे CrO5 का स्ट्रक्चर आना ही चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर देखना ध्यान से, Cr, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से देखना इसका स्ट्रक्चर। CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, और इसका नाम हम बोलते हैं केमिस्ट्री में बटरफ्लाई स्ट्रक्चर या बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई देखी है, कुछ ऐसी सी होती है बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई शेप है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर कितने पेरोक्साइड बॉन्ड्स हैं, 2 पेरोक्साइड। 2 Yes. अब अगर तुम्हें स्ट्रक्चर आता हो, स्ट्रक्चर से तो तुम आसानी से देख सकते हो इसका +6 है, क्योंकि ऊपर वाले ऑक्सीजन से +2 आया और चारों ऑक्सीजन जो है इधर -1 मतलब +1 इनसे आया। तो तुम्हें अगर स्ट्रक्चर पता हो तो तुम कभी गलती करोगे ही नहीं। और इसका स्ट्रक्चर याद रखना है, इसका बटरफ्लाई शेप होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बोलो मेरी बात समझ आ रही है कि मैं अपने आप को ही ना पढ़ा के चला जाऊं Yes, सिर्फ आज की sir. क्लास में। Yes, Yes, sir. sir, yes. Yes, sir. I Yes, समझ। sir. देखो आज मैं जितने केसेस डिस्कस कर रहा हूं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर में पंगा है, तभी मैं उनको डिस्कस कर रहा हूं, और यही पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। अब क्रोमियम का एक और कंपाउंड मिलता है, उसका स्ट्रक्चर तो अभी नहीं बना पाएंगे, थोड़ा वास्ट कंसेप्ट हो जाएगा, बट उसका ऑक्सीडेशन नंबर जरूर सोच सकते हैं। क्रोमियम का एक और कंपाउंड मिलता है, मिलते तो बहुत सारे हैं, मतलब जो पूछे जा रहे हैं आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेटेस्ट जो पूछे जा रहे हैं उनमें एक और कंपाउंड है K3CrO8। अब पहले इसका नॉर्मली एक्स बताओ कितना आ रहा है, सारे ऑक्सीजन को -2 मान के बताओ कितना आ रहा है। +13 +13 13 13. अगर किसी ने +13 वाला ऑप्शन दिया और तुम टिक कराओ, बताओ। अगर मैं एग्जामिनर हूंगा तो मैं तो चपेड़ मारूंगा तुम्हारे मुंह पे कि तेरे को इतना नहीं पता है कि +8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता ऑक्सीडेशन नंबर, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. अब मेरी अप्रोच क्या होगी, मेरे को स्ट्रक्चर नहीं आता इसका, Peroxide मेरी अप्रोच linkage. क्या होगी, peroxide link Peroxide ठीक है, linkage. पेरोक्साइड लिंकेज है, पहले मैं क्या मानूंगा, एक पेरोक्साइड बॉन्ड, Yes. Yes, sir. यानी 2 ऑक्सीजन को मैं क्या मानूंगा, पेरोक्साइड, Yes. Yes, ठीक है, sir. और 6 को क्या मानूंगा, ऑक्साइड। इतनी बात समझ आ रही है बिल्कुल। Yes, Yes, sir. sir. भाई, इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. sir. Yes, sir. तो करो, ऐसा करके देखो कितनी आ रही है, 11. +11. 11 इसका +11 मतलब अभी भी गलत है, 11. Yes, अभी भी sir. गलत है। Yes, sir. अब मैं क्या मानूंगा, 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड मानूंगा और 4 क्या मानूंगा, ऑक्साइड। करो, उस +9 आ रहा है, वो भी +9. गलत है। अभी भी गलत है। अब मैं 6 मानूंगा और 2 ऑक्साइड मानूंगा, 2 और कम कर दो, 7. +7 अभी भी गलत +7 है। है। इसका मतलब क्या है कि अरे 8 के 8 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े हैं, +5 यस और नो। +5. Yes, sir. Yes, sir. इसे देख लो और तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, यस और नो। बिल्कुल। सर हर केस में peroxide linkage आती है। ऑक्सीडेशन नंबर अपनी मैक्सिमम वैल्यू एक्सीड कर रहा हो तो उसका कारण सिर्फ यही होता है, क्योंकि हम सारे ऑक्सीजन को -2 मान के चल पड़ते हैं। हर केस में सर यही होता है वैसे। हर केस में अगर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड कर रहा है तो हर केस में यही होगा। ओके सर। हाँ जी बोलो, क्लियर है? यस Yes, सर। Yes. sir. Yes, sir. देख लो सारे एक बार, कोई डाउट देख लो। नो डाउट सर। सर पक्की +5 आ रहा है बात ना? है? हाँ जी, +5 आ रहा है ना? कितना आ रहा है देखो जी, अगर मैं 8 के 8 +5. +5. +5 +5 ये सही है अब आंसर, यस और नो? Yes, sir. यस सर। पक्की बात है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. No, sir. देख लो, कोवलेंट बॉन्ड के सारे इंपॉर्टेंट केसेस जो थे उनको डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम किस पे आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। किस पे आने वाले हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्ड। ऊपर। अब किस किस को पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, किस किस को इस बारे में पता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ए के पास लोन पेयर होगा, बी के पास कुछ नहीं होगा, कुछ ए नहीं अपने भी नहीं आएगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको दे बी को दे देगा। देगा। यस और नो? तरसती Yes, आंखों sir. से। Yes. Yes, तरसती sir. आंखों से, तरसती बिल्कुल। आंखों। बी ए को तरसती आंखों से देखता है। अच्छा तुम्हें पता है, इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि अब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अलग से नहीं पढ़ते हैं, हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड का ही हिस्सा मानते हैं। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही क्या मानते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का ही क्या हिस्सा। मानते हैं, हिस्सा मानते हैं। अब कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस किया जाता है, मैं वो सिखाऊंगा। किसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से कैसे रिप्लेस किया जाता है, मैं तुम्हें वो समझाऊंगा कि अगर तुम्हें कहीं पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाकर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, समझना ध्यान से। अगर तुम्हारा एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो या उससे ज्यादा का हो, मैंने क्या बोला, अगर तुम्हारा एलिमेंट थर्ड पीरियड का हो या उससे ज्यादा का हो, तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर डबल बॉन्ड लगा देते हैं उसकी जगह। क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर उसकी जगह डबल बॉन्ड लगा देते हैं। जैसे कई बुक्स के अंदर तुम्हें H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा भी दिखेगा, कई बुक्स के अंदर H2SO4 का स्ट्रक्चर ऐसा भी दिखेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, सल्फर ने क्या किया है, कोऑर्डिनेट कर दिया ऑक्सीजन को। हम Yes. डबल बॉन्ड को हटाकर कोऑर्डिनेट लगाते हैं। क्या बोल रहा है तू, अभी मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हूँ लल्लू, पहले सुन लिया कर मैं जो बता रहा हूँ। अच्छा अभी मैंने ठीक है, कोऑर्डिनेट ठीक बॉन्ड है। बनाया है, अब मैं ठीक बताऊंगा इसको कोवलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कई बुक्स के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर ऐसा भी दिया होता है। तो अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करना है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, अगर वो एलिमेंट किस पीरियड का हो, थर्ड या उससे ज्यादा पीरियड का हो। और ये सब बोलता हूं तुमने लिखनी है, ये कॉमन सेंस होती है कि सर लिख नहीं रहे हैं, हम लिख लें साथ साथ कि अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करना हो तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाकर उसकी जगह दो कोवलेंट बॉन्ड लगा देते हैं, अगर एलिमेंट थर्ड या उससे ज्यादा पीरियड का हो। तो सर सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी बताऊंगा। 2 मिनट रुक जाओ, पर पहले मैं अपना रूल समझा दूं तुम्हें, जो मैंने रिडॉक्स का समझाना है। बताओ ये पॉइंट समझ आ गया सबको? यस सर। Yes. अब कोवलेंट बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड का कितना योगदान होता है ऑक्सीडेशन में? One One unit. One unit. unit. तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कितना योगदान होगा? 2 का 2 यूनिट्स। Two Two units. units. यस और नो? एक Yes. कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कितना होगा? 2 यूनिट्स। यस और नो? क्योंकि अरे भाई Yes. दो दे रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन। यस बिल्कुल। अरे बिलो थर्ड पीरियड के लिए भी यार इसमें थर्ड पीरियड का लॉजिक कहां से आया? तुम दो चीजों को मिक्स क्यों करते हो, मैं ये नहीं समझ पाता हूं कई बार। व्हाई यू आर मिक्सिंग द थिंग्स? ये चीज मैंने तुम्हें नॉलेज के लिए समझाई, उसका इससे क्या लेना देना है फिलहाल? अभी मैंने बोला अगर कहीं पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर में योगदान 2 का होगा, जैसे कोवलेंट बॉन्ड का 1 का होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का 2 का होगा। इतनी मैंने सिर्फ बात समझाई है अभी तो ईशान। ओके सर। दोनों में कंफ्यूज होने वाला कोई लॉजिक ही नहीं है, वो तो मैं तुम्हें जर्नल केमिस्ट्री में समझा रहा हूं नॉलेज के लिए। ये मैं तुम्हें अपने डॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे। अब मान लो ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सुनना ध्यान से। अगर ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अब हम क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे अब ए ने बी को दिया तो इस पे +2 आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. यस और बी पे क्या आ जाएगा? -2। Minus. बट हमने पढ़ रखा है कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन व्हाट? तुम्हें कुछ नहीं याद यार, सीरियसली बताऊं, तुम्हें कख नहीं याद। जब मैंने रेजोनेंस पढ़ाया था तो उसमें मैंने तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को चेक करने के तरीके में बताया था कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कुछ याद नहीं है तुम्हें? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. तो बोलो तुम्हें याद है या याद आ गया या नहीं आया? अभी भी याद तुमसे याद पूछ रहा हूं आ मैं। गया। ज्यादा आ गया आ सर। यस सर। तो यार बादाम बुदूम खा लो, माना महंगे हैं बट
अपना, नहीं तो बन के बैठ जाओगे आराम से, कोई पूछेगा नहीं तुम्हें। और ये चीजें दिमाग में भूलनी नहीं चाहिए कि नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड पॉजिटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैंने गलत कॉन्सेप्ट कर दिया, यस और नो? Yes. Yes, sir. क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होना था, तो अगर ऐसी कंडीशन में फंस जाओगे तो हम जो है किसी को भी प्लस नहीं देंगे, किसी को भी माइनस नहीं देंगे। पहले बताओ मेरी इतनी बात समझ आई तो बोलो हाँ। यस सर। Yes. Sir. अब Yes, sir. इसके सपोर्ट में एग्जांपल समझाता हूं तुम्हें। हम करेंगे, अभी हमने HCN किया था आज की सबसे पहले क्लास में। HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड और HNC को बोलते हैं हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। साइनाइड। अब इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होता है, यहां पर H लगा होता है। नाइट्रोजन जनरली 3 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। Yes, अगर sir. 3 बॉन्ड्स बनाएगा तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, बट अभी कार्बन का कंप्लीट नहीं है, तुम चेक कर सकते हो। Yes, sir. Yes. तो नाइट्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। पहले बताओ इतनी बात समझ आ रही है? यस। Yes, sir. अब ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में पहले कोवेलेंट बॉन्ड है, और हाइड्रोजन पे क्या लिखूं? +1 हाइड्रोजन -1। एक कोवेलेंट बॉन्ड से एक यूनिट चार्ज आएगा। अभी तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम अब इसमें भी नहीं बोल रहे हो, पता नहीं मैंने कुछ नया बता दिया है। नाइट्रोजन पे बताओ मुझे क्या आएगा? Plus Minus 1. Plus +1। one. Minus हाइड्रोजन Minus ज्यादा 1. इलेक्ट्रोनेगेटिव है। -1 है। नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। +1। इसीलिए ना मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाता हूँ जितना तुम्हारे दिमाग में घुसे, क्योंकि तुमसे ना हजम नहीं होती हैं चीजें, तो तुमसे हजम ही नहीं होती है। मैं पढ़ाने को तो किसी भी डेप्थ तक ले जाऊं, बट तुम्हें अभी ऊपर पढ़ाई है एक चीज और यहाँ पर आगे तुम गुल हो जाते हो कॉन्सेप्ट के अंदर। मुझे बताओ, नाइट्रोजन और कार्बन में जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी वजह से नाइट्रोजन पे कितना आएगा? -2। -2। और कार्बन पे क्या आएगा? +2। +2। अब मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे आ रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड राघव नहीं है, कितना यूनिट चार्ज देता है? 2। यस। यस और नो? यस। एक Yes, कोऑर्डिनेट sir. बॉन्ड 2 ऑक्सीडेशन नंबर में 2 का योगदान देता है। बिल्कुल। यस सर। अब बताओ, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कार्बन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पहलवान बोला ना तुम्हें मैं, तभी तो चीजें सिखा के राजी नहीं हूँ, बिकॉज कख तुम्हें याद नहीं होता। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इसका मतलब नाइट्रोजन पे अभी वो दे रहा है, उस पे पॉजिटिव आएगा अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर। यस। Yes. और मैंने क्या Yes, समझाया sir. था, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे पॉजिटिव आए तो हम किसी को कोई भी चार्ज नहीं देंगे। नहीं नहीं देते। देंगे। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है। नाइट्रोजन पे Minus- -3, हाइड्रोजन पे +1 Plus और one. कार्बन पे +2। +2. इतनी बात पल्ले पड़ी। यस सर। Yes, यस sir. सर। नाइट्रोजन और कार्बन किस पीरियड के एलिमेंट हैं? सेकंड। सेकंड पीरियड। हाथों को घंटा लग गया बताने में। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस पीरियड के एलिमेंट हैं? सेकंड। मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से कैसे रिप्लेस करेंगे बताया था, फॉर थर्ड एंड अबव। अबव। यस सर। यस सर। अब मैं बताता हूँ सेकंड पीरियड के लिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कैसे कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करते हैं। तो उसके लिए मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, जिसने दिया है उस पे प्लस लिख देना और जिसने लिया है उस पे माइनस लिख देना। इतनी बात समझ आ रही है? यस। Yes, sir. अब चेक करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वाले मेथड से नाइट्रोजन पे कितना आ रहा है, हाइड्रोजन पे और कार्बन पे कितना आ रहा है। हाइड्रोजन पे कितना आएगा जल्दी बोलो? +1। +1। और नाइट्रोजन पे -1 आएगा हाइड्रोजन की वजह से। कार्बन की वजह से उस पे -3 आएगा -3। बिल्कुल। और कार्बन पे +3 आएगा। +3। Yes, sir. अब देखो +1 और -4 नेट कितना हो गया? -3। पहले भी यही आ रहा था अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से Yes. किया था तो। यस। +3 और -1 कितना हो गया? +2। यानी कोई भी फर्क नहीं आया। नहीं है। अब मैं रोज चोपड़ा से फिर से एक बार पूछूंगा कि व्हाट विल बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड कार्बन? -3 नाइट्रोजन पे और +2 कार्बन पे। क्योंकि H लगाने
या हटाने से ऑक्सीडेशन नंबर पे भी फर्क नहीं नहीं पड़ता पड़ता। है। नहीं पड़ता। बेटा आज मैंने ना ऑक्सीडेशन नंबर का हर टिपिकल केस, हर टिपिकल एग्जाम्पल जिसमें पंगे पड़ते हैं सारे समझा दिए हैं, और काफी सारी नॉलेज वाली याद तुम्हें रहनी नहीं, बिकॉज तुम समझते हो एक बार पढ़ लिया आ गया समझ, अब हमें सब कुछ याद हो गया। इतने जोगे नहीं हो तुम, रिवाइज नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। और रिवाइज नोट से करते हैं, लेक्चर दोबारा सुन के नहीं करते हैं रिवाइज। लेक्चर की फैसिलिटी ना होती तो कैसे करते रिवाइज? नोट से करते हैं। नोट्स ऐसे बनाओ कि रिवीजन के टाइम पर बढ़िया रिवीजन हो जाए तुम्हारी। बोलो क्लियर है आज के सारे केसेस? मैंने तुम्हें ऑक्सीडेशन Yes, नंबर Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? बिल्कुल। Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. कल मिलते हैं, बाय बाय। Bye, sir. Bye. Thank you, sir.